हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आइए, स्वागत है हमारे इस आज के सेशन में। आज की इस वीडियो हमारे होने वाली ये इतिहास का, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये पेपर कैसा आता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये पेपर कैसा आता है। आप एक मॉडल पेपर की तरह यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो है कि मेजर क्वेश्चन पेपर है, मतलब महत्वपूर्ण जो मुख्य क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा जो भी एग्जाम देने वाला है और देखना चाहता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और इसके बारे में एक एक स्टेप करके डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। कैसा आता है पेपर, क्या होता है पैटर्न, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे उत्तर को लिखना होता है, ठीक है। बाकी अभी हम एक डिटेल्स वीडियो लेकर आने वाले हैं कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। मैं बेकायदे कॉपी को लिखकर आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, किस तरह से आपको सबसे औरों से अधिक नंबर आपको मिलने वाले, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बीए सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। बाकी इसका जो पेपर नेम है इतिहास, जो है कि मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, मतलब हिस्ट्री, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेजर पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पेपर के बारे में बताया गया है कि ये हिस्ट्री और मिडाइवल इंडिया, मतलब कि जो मध्यकालीन भारत है उसका ये क्वेश्चन पेपर है 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक के बीच का ये क्वेश्चन पेपर, मतलब इन दो समय टाइम पीरियड्स के बीच, मतलब समय काल के बीच का ये क्वेश्चन पेपर है। बाकी इसमें आपको 75 मार्क्स मिलेंगे और इसमें जो आपको समय मिलेंगे वो 2 घंटे के लिए समय मिलता है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को देख लेते हैं। यही हमारे क्वेश्चन पेपर का मुख्य आधार होते हैं। इन्हीं के आधार पर अपना प्रश्न पत्र हल करते हैं जिससे हमें एग्जाम में नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आइए इन निर्देशों को एक बार ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर जो खंड होता है यह अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है। बाकी आपको इस क्वेश्चन पेपर में आपको 3 खंड मिलेंगे, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं। अति लघुत्तरी में आपको जो आंसर की क्राइटेरिया इसके बारे में बताया गया है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब कि आपको इसमें 5 प्रश्न मिलेंगे और सभी का उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए और प्रत्येक प्रश्न की उत्तर लिखने की जो अधिकतम सीमा है वो 100 शब्द मतलब 50 शब्द निर्धारित की। आपको अपने उत्तर को 50 शब्द में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है अल बरूनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल स्टेज में दिया हो, मतलब कि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आपको जिसमें सूटेबल हो उसमें कर सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या फिर हिंदी मीडियम के, आपकी जो भी सूटेबल लैंग्वेज है आप उसमें क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है अल बरूनी के बारे में पूछा गया है। दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध, तो इसमें आपको लिख देना हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ, कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, कौन जीता कौन हारा, बस इतना लिख देंगे हो जाएगा। इंग्लिश में इसको देख सकते हैं तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसके बारे में बताया गया। तीसरा प्रश्न है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या, इसके बारे में लिखना है कि ये किस राजा के शासनकाल में मुद्रा चलाई गई थी, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे ताजमहल के बारे में पूछा गया। ताजमहल के बारे में आपको लिखना है कि ताजमहल क्या होता है। और ये जो 5वां प्रश्न है अष्टप्रधान। जो अष्टप्रधान होता है ये शिवाजी के शासनकाल में उनके मंत्रियों की एक बैठक होती थी, जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, इस तरह के होते थे। इसमें 8 प्रकार के मंत्री होते थे जिनके बारे में आपको बताया गया है। अगर शिवाजी के समय के अष्टप्रधान को देखा जाए तो उसमें पेशवा होता था, मार्त्य या मजमूदार होता था, तीसरा वाकिया नवीस होता था, चौथा सुरु नवीस होता था, 5वां दवीर या सुमंत होता था और फिर जो छठा होता था सेनापति होता था, 7वां पंडित राव और 8वां न्यायाधीश होता है। इनके बारे में आपको लिख देना है। बाकी इसमें से जो पंडित राव और न्यायाधीश होते थे ये कभी भी युद्ध लड़ने नहीं जाते थे। बाकी जो 6 मंत्री होते थे इनको युद्ध लड़ने जाना होता था, तो इसके बारे में आपको चर्चा कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर खंड ब, यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न होता है। इसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन इनमें से केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। और इस प्रश्न का जो आप उत्तर देंगे उसकी अधिकतम सीमा 100 शब्द है, मतलब 100 शब्द से अधिक शब्दों में आप उत्तर नहीं देंगे, 2-4 शब्द कम या अधिक हो सकता है।
उसकी कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। बाकी इसके प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न होते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए दूसरा का पहला प्रश्न है, तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे? मतलब जो तुर्क हुए उनकी सफलता के क्या क्या कारण थे? अगर इंग्लिश में देखा जाए तो व्हाट वेयर द रीजन बिहाइंड तुर्की सक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी इसका जो है कि दूसरा वाला है, दिल्ली सल्तनत के उदय में कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों का परीक्षण कीजिए। मतलब जो दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या कार्य रहे हैं, उसके कार्यों के परीक्षण करना है आपको। इसको इंग्लिश में देख लीजिए तो इसमें लिखा गया है, एग्जामिन द वर्क ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक इन द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब कि इसके आपको दिल्ली के उदय में इसके क्या कारण रहे इसको बता देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बाजार को किस तरह से नियंत्रित करता था, किस तरह के कर लगाए हुए थे। जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर होता था, इस तरह से हर राजा जो होता था अपनी कोष निधि को चलाने के लिए सबसे कर लेता था, तो उसी को बोलते हैं जो नियंत्रण स्थापित होता था वो किस प्रकार होता था। तो इस पर इंग्लिश में आप इसको देख लीजिए, थ्रो लाइट ऑन द मार्केट कंट्रोल सिस्टम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर डी है, फिरोज तुगलक के सुधारों का संक्षेप वर्णन कीजिए। मतलब फिरोज तुगलक जो था वो अपने शासन में किस प्रकार के सुधारों को मतलब कि अपनाया, उसके सुधारों को संक्षेप में वर्णन करना है। यहाँ पर इसके इंग्लिश ट्रांसलेट को देख लेंगे तो डिस्क्राइब द वेरीफाई ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द फिरोज तुगलक, इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां सेकंड का है कि अकबर की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए। मतलब जो अकबर की राजपूत नीति थी उसमें क्या विवेचना कीजिए। हर राजा जो होता है कि अपनी अलग अलग नीतियों से शासन करता है, तो अकबर जो था वो राजपूत नीति को अपनाया था, उसकी आपको विवेचना करना है। इंग्लिश में देख लीजिए, डिस्कस द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। मतलब कि अकबर जो की राजपूत पॉलिसी थी उसके बारे में पूछा गया। 6वां क्वेश्चन नंबर है, मुगल शासन पर नूरजहाँ के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। मुगल शासन में एक जो नूरजहाँ नाम की जो शासन करती थी लेडीज़ थी, उनके बारे में आपके उनके शासनकाल का उल्लेख करना है। मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ नूरजहाँ ऑन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन ही होता है, तो मतलब कि जो नूरजहाँ है वो मुगल शासन पर किस तरह से शासन किया, तो उसका प्रभाव आपको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, मराठों के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। मतलब मराठों के उदय के क्या कारण थे? तो इसमें अगर देखा जाए तो मराठों के उदय के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू जन जागरण जो है कि मुसलमानों का अत्याचार बढ़ता गया, हिंदू पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, या फिर जो है कि उनसे कर के रूप में लिया जाता था, तो इस कारण से मराठों का उदय हुआ। दूसरा, औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीतियाँ थी उसके कारण मराठों का उदय हुआ। फिर तीसरी कारण जो थी, मराठा संतों तथा कवियों की रचनाएं। जो मराठा कवि होते थे और संत होते थे वो इस प्रकार की रचनाएं करते थे, मतलब कि वीरतापूर्ण उत्साह से भरी रचनाएं लिखते थे, जिससे कि लोगों के अंदर एक मर जल कट जाने वाली स्थिति पैदा हो जाती थी। और लास्ट कारण जो है कि मुग़लों की पतन की जो शुरुआत हुई, यहीं से मराठों का उदय हुआ। बाकी इसको इंग्लिश में देख लीजिए तो थ्रो लाइट ऑन द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ मराठाज। मतलब इन कारणों से मराठों का उदय हुआ। जैसे कि औरंगजेब था वो कट्टर इस्लामिक था, वो हिंदुओं को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देता था, तो इस कारण जो है कि हिंदू की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए मराठों का उदय हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, मुगल चित्रकला पर एक टिप्पणी लिखिए। जो मुगल चित्रकला थी उस पर टिप्पणी लिखिए। जो दीवारों पर चित्रकलाएँ बनाई जाती थी, गुफाएँ बनाई जाती थी, जो महल वगैरह गुंबद बनाए जाते थे, वो चित्रकला में ही एक तरह से मूर्तिकला चित्रकला जो दीवारों पर भित्तियाँ बनाई जाती थी उनको कहा जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मुगल पेंटिंग्स, ठीक है। ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं लघुत्तरी में। बाकी दीर्घोत्तरी प्रश्न क्या होते हैं, यहाँ पर खंड सी दिया गया है जिसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं। इनमें देखिए आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है। तो आप भरसक प्रयास कीजिए कि पहले यहीं से लिखना स्टार्ट कीजिए, कि जो 20 अंक वाले प्रश्न होते हैं इनसे ही लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि
15 नंबर भी अगर मिल गए इनमें तो आपका पासिंग मार्क हो जाता है। बाकी जो नंबर होते हैं वो आपके परसेंटेज बढ़ाने के लिए होते हैं। इसमें आपको जो उत्तर देना है वो 400 शब्दों में देना है, अधिकतम 400 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर आइए देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न है जिसका हमें 400 शब्दों में उत्तर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मतलब कि इल्तुतमिश जो था वो किस प्रकार की उपलब्धियाँ, जो कि किस प्रकार की उपाधियाँ या कौन कौन से अच्छे कार्य किए थे, इसका वर्णन किया है। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द इल्तुतमिश। ठीक है, क्वेश्चन भी है, शेर शाह के प्रशासनिक सुधारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब क्रिटिकली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह। ये जो है कि शेर शाह की जो प्रशासनिक सुधार थे उसकी आलोचना का मतलब होता है उसकी एक तरह से मान लीजिए कि बेइज्जती जो होती है उसके व्याख्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि कोई किसी की आलोचना करता है मतलब कि उसकी एक तरह से घिंचाई करता है, उसी को आलोचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो मुगल साम्राज्य के जो पतन थे उसके कारणों के क्या उदय हुए, तो इसके जो पतन का कारण है वो मराठों के शक्ति के उदय का कारण है। मतलब कि यहीं से मराठों का पतन मतलब मुगलों का पतन हुआ, और जो मुगल के पतन के कारण है वही मराठों के उदय का कारण बने। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही मिलती जुलती है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ हेडिंग बाई हेडिंग बनाकर लिख देंगे। आपका चार पे 400 शब्द कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। डिस्क्राइब द केसेज बिहाइंड ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मतलब एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न मिलता जुलता है, आपको केवल समझने की देर है। यहाँ पर देखिए बात की वही कही गई है, मतलब कि वहाँ जो मराठों के उदय का क्या कारण था, यहाँ पे बोल दिया गया मुगलों के पतन का कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं डी वाला किस प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ पर डी है, भक्ति आंदोलन के उदय कारणों पर प्रकाश डालिए। जो भक्ति आंदोलन थे उसके उदय क्यों हुए उसके कारणों पर आपको प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन द काजेज ऑफ द लाइट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति आंदोलन थे उसके क्यों उदय हुए, जो मतलब कि होता है ना किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए या धर्म निष्ठा से उसको दूर कर दिया जाए तो लोगों में एक भड़क सी उठती है, वही इसके उदय का कारण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस प्रश्न को जो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है, प्रश्नों के बारे में बताया है, कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए उस भाई बहन दोस्त के साथ जो अभी एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।